Hello students, I am Dr. Priyanka and today we are going to start with the chapter number 11, Processes and Principles and Processes in Biotechnology. That's the chapter we are going to start with. Right. अभी हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में काफी डिटेल में किया. हम लोगों ने जेनेटिक्स यूनिट बहुत डिटेल में करा. ठीक है. नाउ वी गोना स्टार्ट विद हाउ द होल जेनेटिक्स कैन बी डन. अभी हम लोगों ने अपनी सेकेंड यूनिट जो कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर चैप्टर पढ़े, हम लोगों ने मेंडल साइंटिस्ट के बारे में कितना किया, हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी साइंटिस्ट की रिसर्च क्या थी, उसने क्या किया, उसने हाउ मैनिपुलेट किया. अभी हम लोगों ने लास्ट यूनिट जो हम लोगों ने खत्म किया, हम लोगों ने उस यूनिट में क्या पढ़ा. बेसिकली हम लोगों ने उसमें प्लांट ब्रीडिंग का मैनिपुलेशन पढ़ा, हम लोगों ने म्यूटेशनल ब्रीडिंग का मैनिपुलेशन पढ़ा, हम लोगों ने म्यूटेशन पढ़ा. अभी हम लोगों को इधर इस बेसिक यूनिट पे जिसको मैं बोल रही हूँ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या. अभी हम लोग जैसे कुछ मेडिकल के बच्चे जो बायो पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने मेडिकल साइंस ले रखी है 11th-12th में. कुछ बच्चे नॉन मेड होता है, नॉन मेडिकल साइंस लेते हैं, तो उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है. जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चॉइस होती है, बट उसके जगह वो बायो भी ले सकते हैं और मैथ्स छोड़ भी सकते हैं. अगर मैं बात करूं कि वो मेडिकल ऐसा क्यों है कि वो बायो नहीं पढ़ रहे हैं और मेडिकल वाले बायो पढ़ रहे हैं, बिकॉज उनका मेन फोकस होता है इंजीनियरिंग करने का. ठीक है. नॉन मेड बच्चे मोस्टली इसीलिए उठाते हैं कि उनका एक फोकस होता है कि दे वांट टू बिकम अ इंजीनियर. अभी मेडिकल वाले क्योंकि उनको मेडिकल फील्ड में जाना होता है, एनेस्थेलॉजी हो गया, डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डेंटल सर्जन हो गया, व्हाटएवर, बट उनको मेडिकल फील्ड में जाना है. और जो बच्चे नॉन मेड उठाते हैं उनको इंजीनियर करना है. बट बच्चे एक टेक्नोलॉजी हमारी बायो में भी आती है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. अभी बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, अभी हम लोग बायो में कितने सारे टेक्निक्स यूज करते हैं. टेक्निक्स ऑफ नॉट, अभी आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप एमआरआई मशीन कराओगे, आप टेस्ट कराते हो, आप सिटी स्कैन कराते हो, ठीक है, आप एक्सरे कराते हो, तो उनकी मशीन्स होती हैं. ठीक है. आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी स्लाइड आराम से देख सकते हो, वो भी होता है. वो क्या है, वो कैसे बना. आप जितने भी वैक्सीन्स बनाते हो उनका करते हो मैनिपुलेशन, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो, आप नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जाते हो. ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें आपकी बायोटेक्नोलॉजी हैं. बायोटेक्नोलॉजी का मेन फोकस ये है कि आप यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग अ गुड फाइन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सराउंडिंग्स. आपकी बायोटेक्नोलॉजी हर जगह यूज हो रही है. जेनेटिक्स फील्ड में यूज हो रही है. कहाँ यूज हो रही है, हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा. तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी वहां चलते काफी वाइड वैरायटी में यूज हो रही है. फिर हम लोग कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दैट मीन्स इंट्रोडक्शंस ऑफ मशीन्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जस्ट लाइक दैट इंट्रोडक्शन टेक्निक इन फार्मिंग. ठीक है. एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया. ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेके. बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर्स खत्म किया, माइक्रोबियल ड्रग्स बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना. उससे पहला वाला चैप्टर हम लोगों ने फ्रूट स्ट्रैटेजीज में हम लोगों ने डिस्कस किया, म्यूटेशन एंड प्लांट ब्रीडिंग. सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बात की. क्या है ये सारी चीजें बेटे, ये कुछ नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी का एक सोचा समझा मिश्रण यूज किया गया है. इसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी कह दिया. अभी कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मतलब लीजिए. मैंने हम लोगों के डायबिटीज पेशेंट्स के कुछ ड्रग्स आते हैं, राइट. डायबिटीज पेशेंट, हम फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का एक हार्मोन होता है
लेट अस सपोज इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन सभी बच्चे जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का एक फंक्शन होता है कि वो बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है, जो सडनली शूट अप करता है आफ्टर वी हैड एनी मील। कुछ हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है और वो सडनली ब्लड में ज्यादा ना उसका इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज ना कर जाए, इसीलिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको डिक्रीज करता है। अभी डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, वैसे 2 टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2, बट वी विल कंसर्न विद फर्स्ट टाइप ओनली अभी फिलहाल इस केस के लिए, कि अभी फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज ने वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दिया किसी भी कारण, बट XYZ, ठीक है। अभी वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, अब क्या करें? तो अभी बॉडी का टेम्परेचर, फिर डायबिटीज आपके घरों में भी दादा नानी वगैरह, मोस्टली पापा मम्मा को भी हो सकती है, आजकल तो बहुत कॉमन है, तो उनको डायबिटीज है, ठीक है। अभी उनको डायबिटीज का है, दैट मीन्स डायबिटीज होने का क्या मतलब है उनको दैट मीन्स उनकी बॉडी हार्मोन जो कि इंसुलिन, जो कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करे, वो नहीं बन रहा है। तो सिंपली उसके सप्लीमेंट्री वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन कौन से, वो टैबलेट्स आते हैं ना, व्हाइट कलर के टैबलेट्स आते हैं, कभी आपने नोटिस किया उनके पीछे पिंक कलर का पेंट हो रखा होता है या येलो कलर का पेंट हो रखा होता है, मम्मा पापा के टैबलेट्स कभी आपने देखे हों तो आप उनको ध्यान से देखिएगा, वो एक टैबलेट मीन लेते हैं खाने से पहले, आधा घंटा पहले। अभी वो टैबलेट क्या होता है, वो टैबलेट इंसुलिन का काम करता है, वो एक्चुअली मिमिक्री किया गया है इंसुलिन हार्मोन का एज अ टैबलेट। ऐसे ही जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाते हैं ना, इंट्रामस्कुलरली, जांग पे लगा लिया, हाथ पे लगा लिया, तो वो इंजेक्शंस भी लगाते हैं इंट्रावीनस तरीके से। तो मैंने ये कहा कि उन लोगों ने अभी ये जो मेडिसिन बनी, अभी हम लोगों ने एक हार्मोन क्रिएट कर दिया। ऐसे कैसे क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, कहाँ क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, एक हार्मोन टैबलेट के फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, मैंने लास्ट के चैप्टर्स में शायद इस चीज को डिस्कस भी किया होगा कि पिग का और हमारा जो हार्मोन है इंसुलिन, उसका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, बस हमारी जो डाइसल्फाइड चेन्स हैं उनमें एक सिंगल सल्फाइड चेन, तो बस एक चेन ही तो जोड़नी थी। हम लोगों ने पिग का हार्मोन निकाला, हम लोगों ने उनको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने के बाद हमें पता चला हमारे हार्मोन में दो डाइसल्फाइड चेन्स है, उसमें नहीं है। तो दैट मीन्स हमें उसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि अगर हम लोग उसमें एक ये चेन लिंक कर दें तो ये तो हमारा ही हार्मोन बन जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूजिंग दिस हम लोगों ने पिग के हार्मोन में चेन, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, वो यूजिंग द टेक्निक किए, उसकी वजह से हमारा वो जो एक स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को जो भी हम लोग इनटेक करते हैं वो इंसुलिन होगा। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत सारी अमेरिकन मूवीज देखी होंगी, हल्क देखी, हल्क मूवी तो सबसे फेमस है, सब नहीं देखी होगी। तो हल्क में एक चीज दिखाई जाती है जिन्होंने नहीं भी देखी, कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका फादर साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और वो कुछ ना कुछ इसको इंजेक्शन दे रखा होता है। वो देखना चाहता है कि उसके डीएनए की कैपेबिलिटी और डीएनए की मोल्डिंग कितनी हद तक बढ़ सकती है यूजिंग द आउटर सोर्सेस। तो वो अलग अलग टाइप के इन्वेंशनरी मेडिसिन अपने बच्चे को देता है, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा होता है, जो कि हमारा हीरो था, वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको गुस्सा आता है। क्योंकि जब उसको गुस्सा आ जाता है तब उसका डीएनए जो कि कैपेबिलिटी बिल्कुल उसकी एक्सटेंड हो चुकी थी एक दूसरे क्रिएचर में, तो वो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ द एंगर वो कन्वर्ट हो जाता है, मोल्ड हो जाता है इन एन अनदर पर्सन, विच इज वेरी डेंजरस, विच इज वेरी बिग इन द बॉडी साइज। ऑब्वियसली अभी इतना तो नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ है। ऐसे एक और मूवी का इंस्टेंस ले लो, हम लोगों की अभी एक मूवी और आई थी सीजर, दैट मूवी इज द प्लैनेट ऑफ वॉर, दैट मंकी सीजर मूवी आई थी। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट पार्ट किसी को ध्यान हो तो फर्स्ट पार्ट में एक जो साइंटिस्ट होता है वो एक मंकी को उसकी कैपेबिलिटीज का, एक ह्यूमन का, जो हम लोगों का ह्यूमन का विस्कस फ्लूइड था, जो कि दिमागी शक्ति बढ़ाने का एक सीरम जिसे कहा गया था,
वो उसने ह्यूमन की टेंडेंसीज को, वो उसने, हमारे बंदर पूर्वज ही तो हैं, बंदर और हमें क्या फर्क है? हम थोड़े से बोल सकते हैं, हम थोड़े से मैच्योर, हम थोड़े से डेवलप्ड हैं, वो बेचारे नहीं है, बट बने तो हम लोग, हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आर द मंकीज एंड द चिंपैंजीज, राइट? तो अभी उसने उसको वो कैपेबिलिटी दे दी, देन अभी वो काम, उनकी कैपेबिलिटी और हमारी कैपेबिलिटी सेम इक्वल उस पे हो गई, इवन उनकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज हम लोग उन्हीं के तो इन्वेंशन है, हमारा जो डीएनए वो उन्हीं से तो इन्वेंट हुआ है, उन्हीं से तो मोल्ड होके आज के आया है। और अगर हम लोग उनमें अपनी कैपेबिलिटी दे देंगे तो दैट मीन्स उनमें हमारी कैपेबिलिटी, अपनी तो कैपेबिलिटी थी, विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनमें विग्रसली चेंजेस और बेटर आते जा रहे हैं, जो कि हमारे से ज्यादा। लास्ट में इस पार्ट में जो आया था, लास्ट में एक मैसेज था कि एक न्यू स्पीशीज क्रिएट हो रही है विच इज बेटर देन ह्यूमन बींग्स। मे बी, गॉड नोज, यस इट कैन बी हैपन कि हमसे भी कोई अच्छी प्रजाति क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो ये जो डीएनए मोल्डिंग है, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा सोर्सली, एक्स्ट्रा यूजिंग द टेक्निकल टर्म, ठीक है, हम लोग डीएनए को मोल्ड करा सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स ओनली। डीएनए को मोल्ड करा सकते हैं, डीएनए को यूटिलाइज करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों की हुई विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस ऑल कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों को ये पता चला कि एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स में क्या फर्क है। तो अगर मैं बोलूं एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, तो दैट ड्रग्स are creating the bactericidal या bactericidal action only on bacteria। सिर्फ बैक्टीरिया को मारने वाला एक्शन वो सिर्फ बैक्टीरिया पे ही करेगा। अगर मैं उनमें वायरसेस भी डाल दूं, सो वायरस हैव नो इफेक्ट ऑन द एंटीबायोटिक्स। ऐसा है कि कभी आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूं, ऐसा किया कभी? डॉक्टर ऐसा लिखता है कि नहीं मुझे तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, मुझे तो फ्लू हो गया है, और उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ, किसी को स्टूपिड बात बोल रही हूँ कि मैं एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ? नहीं, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आप तो एंटीवायरल ड्रग्स खाओगे ना। ऐसे ही कभी आपको एंटी बैक्टीरियल कोई बीमारी, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और आप कह रहे हो नहीं मैं तो पैरासिटिक ड्रग्स खा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं, इट कांट बी पॉसिबल। सो ये हमारी जानने में हेल्प करती है कौन? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हैड मेड द पॉसिबल गेटवेज, हैड मेड अस टू नो बेटर कि कौन सा ड्रग किस ऑर्गेनिजम्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, कौन सा ड्रग किस ऑर्गेनिजम्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगी, हम लोग कौन से ड्रग्स को सूटेबली किस ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज कर सकते हैं। अभी इसका बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे हर साल मॉर्टिन चेंज हो जाते हैं, है ना, मच्छरों के चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? अभी इस साल आया मॉर्टिन XX पावर, 2x पावर लिखा होता है, अगले साल आएगा मॉर्टिन 5x पावर, फिर अगले साल आएगा मॉर्टिन 5x पावर विद एक्स्ट्रा बूट। तो ये इसका क्या मतलब है? ये ऐसा सा क्यों कर रही है कंपनी? शौक चढ़ा है हर साल एक न्यू प्रोडक्ट, लाल नीले पीले कलर का, क्योंकि ये लाल नीले पीले कलर चेंज करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? वो करने की कोशिश कर रही है कि एक साल में आपने एक केमिकल यूज किया मस्कीटोज पे। अभी मस्कीटोज के डीएनए आर द मोस्ट क्विक एंड बहुत जल्दी एवोल्यूट होके मोल्ड होने वालों में से हैं, ठीक है। दैट मीन्स मस्कीटो को आपने एक साल तक 2x पावर का मॉर्टिन दिया। अभी मस्कीटो का जो डीएनए था वो हो गया मोल्ड। मस्कीटो के डीएनए ने कहा कि अगले साल तुम मुझे 2x पावर दोगे तो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो मोल्ड हो गया हूं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी, डार्विन, कि भाई मैंने तो सीख लिया है सर्वाइव करना। तो अब हम लोग उसको, फिर कंपनी चेंज करती है कि नहीं अब तो मैं 3x का बनाऊंगी, ठीक है। तो वो 3x का स्टार्ट करती है बनाना। तो वो एक साल में 6 महीने में वो रेजिस्टेंस मच्छर उसके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो दोबारा बनाती है। दैट मीन्स कि ये कौन पॉसिबली वे में करना है, कौन बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मच्छर मर नहीं रहे in spite of using heavy chemicals. This all is done in the biotechnology. Biotechnology is the engineering, is a study of the biology with the help of technology, using technology in a good and a scientific proper
अप्रोच। जब हम लोग ये करते हैं तब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि बीटी कॉटन का एक बहुत बड़ा जिक्र किया कि हम लोग प्लांट में एक ऐसा जीन इनबिल्ट कर देते हैं जो कि रेजिस्टेंस हो जाते हैं वीट से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि उनमें डिजीज रेजिस्टिविटी की कैरेक्टर स्केच ऑलरेडी डेवलप हो जाए। एक जीन को मैनिपुलेट करके चेंज किया, बाकी सारे जीन अपने आप चेंज हो गए। दैट मीन्स कि हम लोगों ने ये कर पाए, ये विद द हेल्प ऑफ अभी जो एड्स का टेस्ट होता है अलीसा, ठीक है, जिसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसकी वजह से हम लोग कई सारी चीजें कर पाए। तो बेटे फर्स्ट चैप्टर आपको यही बता रहा है, फर्स्ट आपके 2-3 पेजेस आपको यही बता रहे हैं रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं छोटा सा डिटेल्ड कुछ बोलने लगूं तो मैं बोल सकती हूँ बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद the techniques of using the organism or enzymes from the organisms to produce products and processes useful to humans. राइट कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और प्रोसेसेस कर सकते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस, राइट। So this is the 2 points which are very important and rest of the thing is well known. हमारे लिए जो मददगार साबित हो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में यूज करते हैं। ऐसे ही वो बोल रहा है कि द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसे आप EFB बोलोगे, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional and मॉडर्न व्यू। जितना एनसीईआरटी रखने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स for products and services, right? This is kinda important that the European Federation of Biotechnology. तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉलिक्यूलर व्यू को साथ लेके चलता है। मॉलिक्यूलर व्यू का मतलब ठीक है, आपने एक ट्रेडिशनल व्यू करा दिया कि अगर हम लोग एक सुपीरियर ब्रीड लेंगे, अगर हम लोग एक इंफीरियर ब्रीड लेंगे तो व्हाट आर द चांसेस कि जो आपका जीनस है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो जाए। इन द सेम मैनर
उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का हम लोग लुफ्त उठा पाए। ऑब्वियसली अगर हम लोग डायबिटीज के इंसुलिन को नहीं इन्वेंट करते तो आज हम लोग इंसुलिन को कभी भी नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। राइट, अभी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है तो इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको वेल मैनर में, टेक्निक टू ऑल्टर द chemistry of given genetic material, DNA and RNA, to introduce these into a host organism, right, and thus change the phenotype of the given organism, of the given host organism. दूसरा इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल contamination free MBSs, right. दूसरा है to enable growth of only desired microbe, that is eukaryotic cell in large quantities of large quantities for the manufacture of biotechnology biotechnological products like antibiotics, and vaccines, mediums, enzymes, etc. ठीक है। नाउ इसमें हम लोगों की जो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं बेटे वो दो तरीके की हैं।
techniques involved in biotechnology। तो सबसे पहले है जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीए, ठीक है। इसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, origin of replication, cloning or making multiple copies with the help of technology। ठीक है। अभी हम अगर मैं बात करूं टेक्निक्स या कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक या कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, that how living organisms are conceptually जिन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं कह सकते इसको, कंसेप्चुअली डेवलपमेंट हुई टेक्निक्स की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? अगर मैंने बात की बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी अब आपने जैसे मैंने भी इलाबोरेट करके आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी बच्चे इज अ ह्यूज वर्ड, बहुत बड़ा सा वर्ड है और बहुत वास्ट एरियाज में इसका यूज है। इस जगह भी इसका यूज है, उस जगह भी इसका यूज है। मैनिपुलेशन तो हर जगह, हर फिनोटिपिक स्ट्रक्चर को आप चेंज करना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग करना चाहोगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक वास्ट यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और यूज है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, या यूं कहूं इसमें 3-4 स्टेप्स आ जाते हैं। अभी उनमें 3-4 स्टेप्स में कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को पता चल गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बट नाउ आई एम गिविंग अ व्यू कि बायोटेक्नोलॉजीज में कौन सी टेक्निक्स यूज हो रखी हैं। तो सबसे पहले आपको किसी का जीन मैनिपुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी का जीन मैनिपुलेशन करना है या मुझे किसी पे रिसर्च करने हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि डीएनए, तो डीएनए इतना छोटा सा होता है, अभी उसको निकालने के लिए कौन सा टेक्निक यूज होगा, इतना एक्सपेंसिव है कि एक मशीन आप इन्वेंट कर रहे हैं डीएनए के आइसोलेशन के लिए, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज अ प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड सेल, यू कैन से अ नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप वेक्टर कहोगे। अभी आपने वो वेक्टर किसी इंटेंशनली ह्यूमन की बॉडी में होस्ट किया, तो उसके कुछ ऑफ द फीचर्स आपके उसका जो डीएनए, ह्यूमन का जो डीएनए कोडिंग है आपके उसके फीचर में आ गए हैं, आपने वो निकाल लिया। या आप यूं कहोगे कि सिंपली आपने इंट्रोडक्शन किया। क्या इंट्रोडक्शन किया? आपने एक सैंपल के तौर पे एक छोटा डीएनए, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि एवरी डीएनए हैज अ स्पेशल कोडिंग, हर डीएनए की एक स्पेशल कोडिंग होती है। तो उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए आपने डीएनए की कोडिंग करनी स्टार्ट की, ठीक है। अभी कोडिंग जब तक आपको पता नहीं होगी आप स्टार्ट कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली यू गेट अ सैंपल। आप फॉर एग्जाम्पल आपका काम कंप्लीट नहीं है तो आप सोचते हो कि यार किसी की कॉपी मिल जाए तो मैं उससे काम टेप लूंगा। इन द सेम मैनर में जिस भी होस्ट का आपने डीएनए मैनिपुलेशन करना है उसका एक आपको सैंपल चाहिए होता है। सैंपल की बात करूं तो सैंपल का मतलब है उसको आपको उसकी कोडिंग,
कि उसकी उस ऑर्गेनिज्म की, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की डीएनए कोडिंग कैसी है, कैसे हुई है, डीएनए कैसे बैठा है इन अ न्यूक्लियोटाइड चेन्स, तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन आपको बाय इंड्यूसिंग अ वेक्टर मिल सकती है, या प्लाज्मिड सेल आपने इंक्यूबेट कराया, ठीक है, और उसको जो भी होस्ट है उसके सैंपल से किया, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए का एक कोड पता चल जाता है। उसके बाद आपने किया आइसोलेशन, मतलब आपने वो रिस्पेक्टिव पार्ट को आइसोलेट कर दिया जिसको आपको मैनिपुलेट या चेंज करना है। दूसरे वे में अब फिर तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि आपने उसको ध्यान से उस कोड को देखा, उस कोड को एनालाइज किया। लेट अस सपोज A X Y Z D A B, ठीक है, ये कोई कोड है डीएनए का। ये कोई डीएनए का कोड है। अभी आपको पता है कि आपको इस डीएनए सैंपल, जो आपकी कोडिंग है, इस डीएनए सैंपल में आपको किसी तरीके की रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि वाई पोजीशन पे, जो वाई कोडिंग वाला एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट आ सकता है। तो अगर वाई की जगह कुछ ऐसा कर दिया जाए, या वाई को हटा दिया जाए, या वाई को कट कर दिया जाए, तो इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या चेंज हो जाएगा इस डीएनए स्ट्रक्चर का। सो यू कैन डिलीट, यू कैन ऐड, यू कैन सबट्रैक्ट, यू कैन मल्टीप्लाई the gene code of a given DNA sample। जो गिवन डीएनए सैंपल का है, आप उसमें से वो रिमूव कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन डिलीट इट। यू कैन डिलीट इट का मतलब है आप उसको हटा सकते हो, यू कैन कट इट। उसको आप उसमें फॉर एग्जांपल एक्स की जगह कुछ बीच में लगाना है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो किसी चीज को। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि ये जो कोडिंग है एक्स वाई जेड डी ए बी, ये फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 50 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो आप 50 टाइम्स ना रिपीट करके आप इसको 40 टाइम्स रिपीट कर दिया। आपने 10 सैम्बल, ठीक है, जो 10 रिदमिक सैम्बल चल रहा था, आपका मल्टीप्लिकेशन था, वो आपने डिलीट कर दिया। 10th पार्ट 10 कोड्स ये डिलीट कर दिए, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही अगर आपको इनके एम्पलीट्यूड बढ़ाना है इन कोडिंग्स का, जैसे एक्स वाई जेड डी ए बी लेट अस सपोज 50 टाइम्स है, सो आपको इसको 100 टाइम्स करना है, तो आप ये चेंज और जोड़ दोगे उसमें, सो दैट इट कैन चेंज द फिनोटाइपिक, it can change the phenotype of the given character sketch of host organism, right? तो इससे आप लोगों को क्या किया आपने इससे मैनिपुलेशन कर दिया जीन को। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद इसको सेपरेट किया, और आपने वो पॉइंट्स खोजे जहां से आपको कितना पार्ट डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक माइक्रो वर्ड में एक आप अपना पैराग्राफ बना रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ हो गया, लेट अस सपोज 600 वर्ड्स का वो पैराग्राफ हो गया। अभी आप लोग उसको स्पेल चेक करते हो, तो आजकल तो वो खुद ही स्पेल चेक कर देता है, आप उसमें डालते हो जैसे ही, लेकिन उससे पहले आप करते हो, आप उसको दोबारा एक बार रीचेक करने के लिए पूरा पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, या कुछ आपको चेंज करना है, या इसके दिमाग में कोई अच्छी बात आ सकती है, या आपके दिमाग में कोई अच्छा थॉट आ गया, अपने उसको ऐड करना है, तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट पे अपना कर्सर रखते हो, उस पे आप स्टार्ट करते हो राइट करना, और फिर उसको एंड कर देते हो, राइट। तो इन द सेम मैनर में ऐसे ही आपके पास बहुत बड़ा सा डीएनए सैंपल होगा। सबसे पहले आप उसको आइसोलेट करोगे कि किस डीएनए सैंपल को आइसोलेट करना है, जो कि प्लाज्मिड के ऑब्वियसली मैनिपुलेट हो गया होगा। जैसे ही आपने उसको आइसोलेट किया, आप एक स्पेसिफिक साइट ढूंढोगे जी, इतनी बड़ी कोडिंग में से कि कौन सा साइट आपको डिलीट करना है, कहां से आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको जैसे ही आपको वो साइट मिल जाएगी, राइट, जैसे वो आपको साइट मिल जाएगी, आप उसको
क्या कर दोगे, आप उसको डिलीट, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दोगे। फिर उसके बाद जब वो एक न्यू सैंपल तैयार हो जाएगा जिसको आप बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी ये डीएनए तैयार है जिसमें एक इंफॉर्मेशन आपने डाल दी है जो कि न्यू फिनोटिपिक कैरेक्टर स्केच देगा एक होस्ट को, ठीक है। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, अगेन आप उस जीन को या तो प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू होस्ट को दे दोगे, नहीं तो आप प्लाज्मिड पहले उसका मैनिपुलेशन कराओगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे। जैसे ही आपने उसका मल्टीप्लिकेशन कराया, दैट मीन्स इस टर्म को आप बोल सकते हो रैप्लिकेशन, ठीक है। सो यू हैव टू रैप्लिकेट द होल जीन. Once you have got a specific sample of your own created gene, you have to replicate in a multiple time so that the information is within. अभी क्या होता है कि अगर मैंने ये वाला बोला स्टेप क्यों बोला कि रैप्लिकेशन आपको करानी पड़ेगी। अगर आप रैप्लिकेशन नहीं करा रहे हो और आप फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर के थ्रू वो होस्ट के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां तो आतंक मच जाएगा। वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए तो कहेगा मारो, ये तो हमारा डीएनए है ही नहीं, है तो फॉरेन मटेरियल है। सो यू नीड टू रैप्लिकेट। सबसे पहले आपको ये प्लाज्मिड के अंदर भेजना होगा। अब जब प्लाज्मिड घुस के आपके एक पर्टिकुलर सेल की इंफॉर्मेशन चेंज करेगा, तब जाके वहां पे इंफॉर्मेशन चेंज होगी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। वैसे ये काम आप यूजिंग टेक्नोलॉजी या मशीन्स के द्वारा भी कर सकते हो, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो साइंटिस्ट नाउ इज प्रेफरिंग कि आप एक होस्ट ऑर्गेनिज्म या एक वेक्टर लो जो आपके लिए ये देने का और लेने का काम करे। कि आपका कोई सैंपल लेना है तो आप वेक्टर इंड्यूस कर रहे हो, कोई वापस से उसको देना है न्यू जनरेटेड बायोटेक का सैंपल, तो तब भी आप वेक्टर यूज कर रहे हो। मशीन्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक हिस्से में आपने डालना है, बट वेक्टर्स आर मोर सुटेबल बिकॉज दे डू देयर वर्क एफिशिएंटली, राइट। तो अभी जैसे ही वो डीएनए का सैंपल उसमें गया, वो ओरिजिन ऑफ रैप्लिकेशन का मतलब है एक स्पेसिफिक पार्ट को ही रैप्लिकेट करना है, ना कि हर पार्ट को रैप्लिकेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक डीएनए की कोडिंग में इतना पार्ट को ही सिर्फ चेंज किया, बाकी सारा। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रैप्लिकेशन, कि जहां से मतलब ऐसे ही इस चेन की 50 चेन्स हैं, राइट। अभी आपने एक सैंपल कर दिया, अभी वो 50 सैंपल भी तो करने होंगे, तभी तो आपको एक पूरा मॉलिक्यूलर डीएनए का मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो कि आप इंसर्ट या इंक्यूबेट करोगे। तो वो ये आपको ये रैप्लिकेशन मतलब एक्स से डी तक बता देंगे कि एक्स से डी तक हर चेन का, फॉर एग्जांपल 50 चेन्स है तो एक्स से डी तक के 50 चेन्स का आपका मैनिपुलेशन होगा। मतलब उसका डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट जो भी कह लो वो होगा। उसके बाद जीन को वापस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जीन को वापस से ऑर्गेनिज्म में करा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वंस द जीन्स केम टू नो कि दिस इज द ओरिजिनल चेंज, देन द बॉडी इटसेल्फ स्टार्ट रेप्लिकेटिंग द डीएनए सैंपल विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और वट एवर मीन्स with the help of biotechnology and itself get it multiplied, ठीक है। So this is the technique which the biotechnology is using nowadays, जिसको वो ये टेक्निक क्यों यूज कर रही है, वो ये टेक्निक इसलिए यूज कर रही है बेसिकली वो इस टेक्निक को यूज करते समय सारी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं ये टेक्निक करूं तो बाकी की मेरी कोडिंग खराब ना हो जाए, डीएनए सैंपल की, जीन मैनिपुलेशन की, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बना रहे नेचुरल डीएनए का और उससे मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर पाऊं, ठीक है। अब बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सारा बायोटेक्नोलॉजी जो भी ये सारा काम है ये कर किसके है, ये कर किस चीज से रही है। तो बेटे ये जो सारा काम कर रहे हैं ये ऑब्वियसली आप इनको टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहोगे। यही वो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में ये सारा काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक वर्ड है जो कि मैं यूज करूंगी, इनका बहुत बड़ा रोल है।
restriction enzymes. अभी restrictions enzymes क्या बोलोगे? molecular scissors used to cut the specific sites of DNA for process, then linked with the plasmid DNA. Obviously that is for replication purpose, or you can say multiplication, replication and multiplication. ठीक है, अभी रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? रेप्लिकेशन का मतलब है अनलिमिटेड या इन्फिनिटी टाइम्स मेकिंग मल्टीपल कॉपीज of a given sample, right? Of a given sample you have to replicate it, you have to manipulate it. ठीक है, और इसी को बाद में जाके on a wider view you have to mention it. अगर आप एक पूरे जीन को मल्टीपल टाइम्स बार बार कर रहे हो तो आप उसको बोल दोगे क्लोनिंग. अभी क्लोनिंग एंड रेप्लिकेशन में क्या फर्क है? रेप्लिकेशन आप किसी कोड का कर सकते हो और क्लोनिंग आप पूरे जीन का कर सकते हो या पूरे डीएनए सैंपल का कर सकते हो. रेप्लिकेशन इज एज कंपेयर टू क्लोनिंग इज अ स्मॉलर व्यू. ठीक है, क्लोनिंग आप करते हो पूरे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लोनिंग, पूरे सेल की क्लोनिंग कर रहे हो, पूरी बॉडी की बिल्कुल सैंपल एग्जैक्ट बना रहे हो. और रेप्लिकेशन का मतलब है जो आपने एक कोड बनाया, बेशक से वो मिलता है नहीं मिलता है, उसका स्लाइट फिनोटाइप चेंज है तो आप उसका रेप्लिकेशन कर रहे हो अकॉर्डिंगली. दैट मीन्स अ डिफरेंट. अभी एनसीईआरटी एक चीज बोल रही है, रेप्लिकेशन इन क्लोनिंग वी हैव डिस्कस्ड इट. वी हैव डिस्कस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन आइसोलेशन एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ अभी एनसीईआरटी कुछ बेसिक स्टेप्स बता रही है. द बेसिक स्टेप्स involved in biotechnological processes. राइट, तो इसमें सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन of DNA with desired, yeah, you can say desirable gene. Introduction of the identified DNA into the host, maintenance of introduced DNA into the host and
transfer the gene into the, yeah, you can say DNA into its progeny, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्वियसली मैंने जो एंजाइम्स के बारे में बताया, दैट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं टूल्स ऑफ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सो बेसिकली restriction enzymes, so two enzymes can be named or called in regard with this used for restricting growth of bacteriophage in 1963। ठीक है, अभी पहला थी, फर्स्ट इज restriction endonucleases, Hind, second, this was the scientist who discovered it, ठीक है, Hind Sente। while the second one was the restriction exonucleases। ठीक है, इनका फंक्शन था identification of the specific site of DNA chain, and it was found that hind second always cut DNA molecules, particular DNA molecules at particular points by recognizing a specific sequence, by recognizing a specific sequence। और इस सीक्वेंस को बोलते हैं is known as
रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। नाउ टुडे, ये तो पहली ऐसी एंजाइम थी। नाउ टुडे वी हैव 230 मोलिकुलर सीजर्स, और यू कैन से एंजाइम्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनका काम होता है रिकॉग्नाइज करना, पहले रीड करना, रिकॉग्नाइज करना, रिमूव करना, रीएड करना। 4 hours. The function is R4 या 4 hours. You can learn it like this, ठीक है। 4 hours करता है। रीड करो, स्पेसिफिक साइट को पहचानो, रिकॉग्नाइज करो, रिमूव करो और रीएड करो, या रीएड नहीं करो तो दोबारा से रीबिल्ड करो। रीएड एंड यू कैन से रीबिल्ड, ठीक है। अभी मेनली दो टाइप्स की, टू टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो ब्रॉडर व्यू में अगर मैं बताऊं तो 2 टाइप्स की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है एक्सोन्यूक्लियेजेस और दूसरी होती हैं एंडोन्यूक्लियेसेस। removes nucleotides from the end of DNA, remove nucleotide at the specific point या position within DNA, recognizing a well recognition sequence, right? अभी ईच, पहला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ईच restriction endonuclease recognize or inspect the specific replication of origin और origin point, जहां से कट करना है, पेस्ट करना है या रेप्लिकेट करना है। और इसको सेकंड में ले लो। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग it, cut it at the specific position like 2 strands of DNA are bind to each other अभी
ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रैंड का कोड है ये चल रहा है ABAB, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक काम आ जाता है मेजरिंग और इंस्पेक्टिंग द लेंथ of DNA accordingly to the sequence। एक ऐसी सीक्वेंस चला आ रहा है CD 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 अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ DNA। अभी इस स्ट्रक्चर्स को, इस कोड को, ये इस कोड से यहां आके यहां हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इस स्ट्रैंड का करूं तो सबसे पहले ABCD, और अगर मैं अंदर का करूं तब इस स्ट्रैंड के इस एम्पलीट्यूड का करूं तो AB गैप AB, राइट। दैट मीन्स ABCD ABCD। सो ये जो गैप है इसको सेपरेट करना और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट और सीक्वेंस, ठीक है। ये फंक्शन है किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फिगर 11.2 विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन and we'll discuss the further on in the next session of the class of the chapter. Okay, so till now we have covered the techniques and the principles which are very mandatory to learn, and the four principles, the 4R principles of restriction enzyme, which the restriction enzyme, what are the difference between the endonucleases and the exonucleases, so you have to learn it. उसका नाम हाइंड सेकेंड क्यों पड़ा, और हाइंड सेकेंड का और क्या फंक्शन था, और वो एंडोन्यूक्लियस थी क्योंकि वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को इंस्पेक्ट कर सकती थी, रिकॉग्नाइज सकती थी और स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर सकती थी। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।